हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, यहाँ पे हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की भारत दृष्टि कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 20 जो कि है श्रम, कौशल विकास और रोजगार। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं अपना सिलेबस, हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो गाइस, हम जो सिलेबस है हमारा वो चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किए, सारे चैप्टर करते करते गाइस हम यहाँ पहुँचे हैं चैप्टर नंबर 20 जो कि हम आज करेंगे। उसके बाद गाइस और भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो चैप्टर है वो है 29। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो गाइज अभी हम क्या करेंगे, श्रम और रोजगार। तो गाइज यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है फिलहाल है श्रम, कौशल विकास और रोजगार। ठीक है, एक ही चीज़ है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मुझे बस आपसे इतना कहना है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करिए इस वीडियो के लिए, आगे जो बुक्स आने वाली हैं उसके लिए। हालांकि आगे नेक्स्ट मेरा जो है वो है घटनासार या फिर आपकी घटना चक्र दृष्टि, जो करंट अफेयर्स की है वो, बिकॉज एग्ज़ाम आने वाला है तो उसको हम कंप्लीट करा देंगे एग्ज़ाम से पहले ही। तो गैस उसके लिए अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिएगा। गैस यहाँ पे अब हम क्या करते हैं ना, अपना जो चैप्टर है उसको करते हैं स्टार्ट। तो ये देखिए, यहाँ पे बहुत छोटा सा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो गैस यहाँ लिखा है श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण और सबसे पुराने मंत्रालय में से एक है, और मंत्रालय को आमतौर पर श्रमिकों और खास तौर पर समाज के गरीब, उपेक्षित और वंचितों के हितों की रक्षा के लिए क्या है, जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसके अलावा मंत्रालय का जो उद्देश्य है वो क्या है, उत्पादन और उत्पादकता को उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए क्या है, स्वस्थ माहौल तैयार करने का प्रयास करती है, और व्यावसायिक कौशलों के प्रशिक्षण और रोजगार सेवाओं के संचालन का कार्य भी करती है। ठीक है, ये जो मंत्रालय है वो। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस, यहाँ पे इस बॉक्स में क्या लिखा है। इसमें लिखा है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142। तो इसमें लिखा है कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित है, और ये धारा आधार की प्रायोजकता को कवर करती है, और इस आधार की अधिसूचना जारी होने से मंत्रालय विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत अपने डेटाबेस के लिए क्या है, लाभार्थियों के आधार का विवरण प्राप्त करने में सक्षम होगा। फिर इस आगे लिखा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है, तो इसमें लिखा है भारत सरकार ने असंगठित कामगारों को की वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की शुरुआत की, और इस योजना के तहत पंजीकरण जो है फरवरी 2019 से शुरू हो चुका है। ठीक है, आगे लिखा है असंगठित कामगारों में ज़्यादातर घर बैठे काम करने वाले, फेरी वाले और मध्याह्न भोजन बनाने वाले, सिर पर बोझा उठाने वाले, ईंट भट्टा मजदूर, मोची कचरा बिनने वाले, घरेलू नौकर, धोबी, रिक्शा खींचने वाले, भूमिहीन मजदूर हो गए आपके, स्वलेखा कर्मी हो गए, खेती मजदूर, निर्माण श्रमिक, बीड़ी मजदूर हो गए, हथकरघा कर्मी हो गए, चमड़ा कर्मी, शव दृश्य कर्मी, इसी तरह के अन्य व्यवसायों से जुड़े कामगार शामिल हैं, और जिसकी मासिक आय कितनी है, 15,000 रुपये उससे कम है। ठीक है, कम है वे ही क्या है, PMSYM के तहत इन शर्तों के साथ क्या है, अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आयु 18 से 40 हो, मतलब इनकी जो आयु हो वो 18 से 40 वर्ष तक की हो, और नई पेंशन योजना के तहत ना आते हो किसी भी। ठीक है, फिर कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का लाभार्थी ना हो, और क्या है, आय कर दाता ना हो। ठीक है, मतलब इनकम टैक्स ना देता हो। फिर PMSYM एक स्वैच्छिक तथा योगदान आधारित पेंशन योजना है, जिसमें एक निर्धारित आयु सीमा तक लाभार्थी तथा केंद्र सरकार 50-50 के अनुपात में क्या है, योजना के दिशा निर्देशों के मुताबिक योगदान करता है। यानी 50% जो है इसमें पैसा लगता है वो केंद्र का लगेगा, और 50% किसका लगता है, आपका राज्य का लगता है। आगे बढ़ते लिखा है राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना। तो इसमें लिखा है राष्ट्रीय रोजगार सेवा को रोजगार से संबंधित विभिन्न सेवाओं जैसे कि कैरियर परामर्श, व्यवसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास कार्यक्रम के बारे में सूचना, प्रशिक्षुता आदि के प्रदाता में रूपांतरित करने के लिए मंत्रालय ने मिशन मोड में राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना को क्या किया है, लागू किया है। फिर प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। तो 2016-17
में शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए तक का क्या करना है, आवंटन। भविष्य निधि संगठन जो आपका होता है EPFO, ठीक है। EPFO में क्या है, नाम दर्ज कराने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए पहले 3 साल तक कर्मचारी पेंशन योजना के 8.33% अंशदान का भुगतान करेगी और यह योजना उन कर्मियों पर लागू होगी जिसकी जो मासिक आय है वो 15,000 रुपए तक होगी, ठीक है। अब लिखा है श्रम सुविधा पोर्टल। तो मंत्रालय ने एकीकृत श्रम सुविधा पोर्टल बनाया है ताकि श्रम कानूनों को लागू करने में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके और श्रम नियमों के अनुपालन में जटिलता को कम किया जा सके। तो ये 4 प्रमुख संगठनों, प्रमुख श्रम आयुक्त कार्यालय, महानिदेशक खान सुरक्षा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की आवश्यकताओं को पूरा करता है। फिर लिखा है गाइस यहाँ पे एकल संयुक्त वार्षिक विवरण। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के ने 8 श्रम अधिनियम के लिए एकल संयुक्त वार्षिक विवरण प्रारंभ किया है। इसमें रोजगार देने वाले संगठनों के लिए इस अधिनियम के तहत अलग अलग विवरण भरने की बजाय केवल एक सरलीकृत विवरण ऑनलाइन भरना पड़ता है, जो बड़ा सुविधाजनक है, ठीक है। तो इसमें पहला क्या लिखा है, मजदूर भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूर अधिनियम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका मजदूर विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, भवन और अन्य निर्माण मजदूर रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियमन अधिनियम 1996, फिर है बोनस भुगतान अधिनियम 1965, अंतर राज्य प्रवासी कर्मकार रोजगार और सेवा शर्त विनियमन अधिनियम 1979 और फिर है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। गाइस आगे बढ़ते हैं, लिखा है सामान्य पंजीकरण। तो इसमें लिखा है कि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के ई विज पोर्टल पर 5 केंद्रीय श्रम अधिनियमों के अंतर्गत साझा पंजीकरण सुविधा उपलब्ध कराई गई है और इसके अंतर्गत आने वाले जो अधिनियम है उसकी बात करें तो यहाँ लिखा है कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, भवन और अन्य निर्माण कर्मी अधिनियम 1996 और ठेका मजदूर विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970 और अंतर राज्य प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 है। कई आगे जो है वो है आपका कानून संबंधी पहल की अगर हम बात करें तो लघु कारखाना बिल। तो यहाँ पे लिखा है कि इस विधेयक में 40 से कम मजदूरों को काम पर रखने वाली छोटी विनिर्माण इकाइयों में मजदूरों के कामकाज और उनकी सेवा शर्तों का विनियमन करने का प्रावधान है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम। तो लिखा है बीमारी, प्रसूति, रोजगार संबंधी चोट लगने पर चिकित्सा संबंधी देखभाल और नकद लाभ उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1948 में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम बनाया गया था और कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो है वर्ष 1952 यानी 1952 से शुरू हुई। क्या लिखा है यहाँ पे, ESI योजना पर अमल कर रहा है। फिर लिखा है डिजिटल इंडिया ESIC की ई पहल। तो इसमें लिखा है ई-विज प्लेटफॉर्म। तो ESIC केंद्र सरकार का पहला संगठन है जिसके कामकाज को आसान बनाने और लेन देन की लागत कम करने के लिए अपनी सेवाएं औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के ई-विज पोर्टल के जरिए नियुक्तियों के पंजीकरण को क्या करता है, समन्वित किया गया है, ठीक है। फिर लिखा है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। तो इसमें है EPF, ठीक है, जो आपका पेंशन वाला होता है, ठीक है, भविष्य निधि मतलब पेंशन। और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 में इस कानून की अनुसूची 1 में वर्णित ऐसे उद्योगों के ऐसे प्रतिष्ठानों कारखानों में जिसमें 20 या इससे अधिक कर्मचारी काम कर रहे हों भविष्य निधि, पेंशन योजना और बीमा निधि की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जरिए कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 को लागू करती है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित 3 योजनाएं बनाई गई हैं। कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 और बचत से जुड़ी कर्मचारी बीमा योजना 1976। कैसे आगे बढ़ते हैं, पेंशन सुधार। तो न्यूनतम पेंशन के प्रावधानों पर अमल। तो यहाँ लिखा है केंद्र सरकार ने सदस्यों, विधवा, विधुर, दिव्यांग, नामांकित व्यक्ति, आश्रित माता पिता, पेंशनरों। तो दोस्तों यहाँ पे क्या था, यहाँ था आपका केंद्र सरकार ने
सदस्यों, विधवा, विधुर, दिव्यांग, नामांकित व्यक्ति, आश्रित माता पिता के पेंशनों के लिए 1,000 रुपये मासिक और अनाथ पेंशनों के लिए जो है 750 रुपये मासिक और बाल पेंशनों के लिए क्या है 250 रुपये मासिक न्यूनतम पेंशन शुरू की है। ठीक है, आगे लिखा है न्यूनतम पेंशन अधिसूचना लागू होने के बाद 1,000 रुपये मासिक से कम पेंशन वाले सभी जो सदस्य हैं, विधवा, विधुर, दिव्यांग, नामांकित व्यक्ति, आश्रित माता पिता पेंशनरों की पेंशन जो है 1,000 रुपये मासिक तय कर दी गई है, जो 1,000 रुपये से कम थे। तो गाइस आगे इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है सार्वभौमिक खाता नंबर, यानी कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों के लिए सार्वभौमिक खाता संख्या यानी कि यूएएन की सुविधा वर्ष 2014 में शुरू की गई और पोर्टेबिलिटी सार्वभौमिक खाता संख्या कार्यक्रम की स्वाभाविक विशेषता है। अगर कर्मचारी ने अपना नो योर कस्टमर विवरण जो है यूएएन से जोड़ा हुआ है तो नौकरी बदलने पर भविष्य निधि खाता स्वयं ही पोर्टेबल हो जाता है और क्या है एक नियोक्ता से दूसरे के पास जो है वितरित विवरण चला जाता है। मतलब जैसे कि आपको बार बार इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप नौकरी बदलते हैं तो ये जो आपका यूएएन है वो आपका वहाँ से उस कंपनी से चेंज होकर दूसरी कंपनी में चला जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा है बाल श्रम। बाल श्रम बड़ी चिंता का विषय है और भारत सरकार इस मसले के समाधान के लिए क्या है वचनबद्ध है और इसका उद्देश्य बाल श्रम की समस्याओं के समाधान के लिए 2 सूत्रीय नीति अपनाना है और जिसके अंतर्गत क्या लिखा है सांविधिक और वैधानिक उपाय, बचाव और पुनर्वास, सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा और सामाजिक संरक्षण, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन कार्यक्रम के संचालन जैसे उपाय शामिल हैं। फिर आगे लिखा है कि विधायी कार्य योजना। तो वर्ष 1986 में बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम बनाया गया और वर्ष 2016 में इस अधिनियम को बाल और किशोर श्रम कर दिया गया। पहले सिर्फ बाल श्रम था, अब गाइस बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम उसका नाम कर दिया गया। फिर अब सरकार ने बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 बनाया है और इस संशोधन के तहत अन्य बातों के अलावा सभी व्यवसायों तथा जो है आपकी प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर रखने या काम करने की पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। किससे? 14 वर्ष से कम के। तो इसमें रोजगार निषेध की उम्र को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से जोड़ दिया गया है। फिर इसके अलावा किशोरों यानी कि 14 से 18 साल के बच्चों को जोखिम वाले व्यवसायों और प्रक्रियाओं में लगने पर क्या है रोक लगा दी गई है, यानी कि 14 से 18 पे जो जोखिम वाले जितने भी व्यवसाय हैं उस पर रोक। फिर लिखा है राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अनुपालन में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना वर्ष 1988 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों का पुनर्वास करना है। फिर बाल श्रम की सामाजिक समस्याओं का मुख्य कारण गरीबी है, इसलिए इन बच्चों को शैक्षणिक पुनर्वास के साथ साथ उनके परिवारों को आर्थिक पुनर्वास भी किया जाता है। फिर इसमें लिखा है राष्ट्रीय बाल श्रम नीति योजना का शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के साथ समन्वय। तो लिखा है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के पारित होने से राष्ट्रीय बाल श्रम नीति योजना का इस अधिनियम के साथ तालमेल बैठाने की आवश्यकता थी और शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चों के अधिकार के बारे में 2010 के नियमों के नियम 5 के तहत राष्ट्रीय बाल श्रम नीति स्कूल ऐसे बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्रों का कार्य कर सकते हैं और जिसका स्कूलों में दाखिला नहीं हुआ है और जो स्कूल नहीं जाते। ठीक है, आगे लिखा है गाइस यहाँ पे नेक्स्ट है आपका वो है आपका बंधुआ मजदूर। तो बंधुआ मजदूर का पुनर्वास। तो लिखा है बंधुआ मजदूरों के लिए वर्ष 1978 में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनागत कार्यक्रम बनाया गया है और बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को बराबर आधार पर मतलब 50-50 केंद्रीय अनुदान सहायता मतलब 50% राज्य 50% केंद्र। फिर जिन बंधुआ मजदूरों की पहचान की गई उनके लिए क्या है पुनर्वास अनुदान सहायता को प्रत्येक बंधुआ मजदूरों के लिए 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया 20,000 रुपये कर दिया गया। फिर वेतन और बोनस की बात करते हैं तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948
श्रमिकों, खासतौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के हितों के संरक्षण के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 बनाया गया है। तो न्यूनतम मजदूरी को जो है आपका मुद्रास्फीति के असर से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की जो है शुरुआत की है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा हुआ है। और न्यूनतम मजदूरी के लिए क्या लिखा है यहाँ पे, NFLMW, ठीक है, एक गैर सांविधिक उपाय है। फिर लिखा है वेतन भुगतान गाइस। तो वेतन भुगतान अधिनियम 1936 यह सुनिश्चित करता है कि मजदूरी का भुगतान सही समय पर हो और श्रमिकों की मजदूरी में से कोई जो है अनाधिकृत कटौती नहीं की जाए। फिर है बोनस का भुगतान। फिर लिखा है बोनस भुगतान अधिनियम 1965 में संशोधन किया गया और इसकी धारा 230 के अंतर्गत पात्रता के लिए वेतन की वैधानिक सीमा जो है 10,000 रुपये मासिक से बढ़ाकर 21,000 रुपये मासिक कर दी गई है। और इस आधार पर इस तरह धारा 12 के अंतर्गत बोनस की अधिकतम जो राशि की सीमा है वो 3,500 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये और अनुसूचित रोजगार की न्यूनतम मजदूरी में से जो भी ज़्यादा हो उसके बराबर कर दी गई है। और बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और वर्ष 2014 से लागू हो गया है। ठीक है, अब लिखा है पेंशन पेशेवर जोखिमों से सुरक्षा और स्वास्थ्य। तो प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार, तो ये केंद्र और राज्य सरकार के विभाग और सार्वजनिक उपक्रमों और 500 या उससे ज़्यादा लोगों को रोजगार देने वाली क्या है, निजी क्षेत्र की विनिर्माण इकाई के श्रमिकों को उनके उत्कृष्ट कार्य निष्पादन, कार्य व्यनिष्ठा आदि के लिए दिया जाता है। फिर लिखा है विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये किसी एक कार्मिकों के समूह को उनके ऐसे उत्कृष्ट सुझावों के लिए दिया जाता है जिससे उत्पादकता, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुधार में मदद मिले और ऐसे बदलाव लाने में मदद मिले जिससे क्या है विदेशी मुद्रा की बचत होती है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खान, तो ये खान अधिनियम 1952 के अंतर्गत आने वाली खानों में जो सुरक्षा संबंधी उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किया जाता है। आगे लिखा है अनुसंधान और प्रशिक्षण, राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, तो इसमें लिखा है दत्तोपंत ठेंगरी। राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड की स्थापना जब 1958 में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और यूनिक ग्राम स्तर पर श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए की गई थी और बोर्ड संगठित, असंगठित, ग्रामीण, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। और इसका जो मुख्यालय की बात करें तो गाइस कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में। तो फिर यहाँ लिखा है नोएडा उत्तर प्रदेश स्थित वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम और रोजगार मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना 1972 में की गई। ठीक है, आगे लिखा है संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 2020 संशोधन हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिखा है राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल चुकी है इसको, और ये अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा संसद मतलब मंजूरी कब मिली है गाइस, यहाँ पे 24 सितंबर 2020 लिखा हुआ है। और इस अधिनियम द्वारा संसद सदस्य वेतन भत्ता पेंशन संशोधन अधिनियम 2020 का निरसन किया गया है और इसके माध्यम से संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन किया गया है। और यह इस अधिनियम के अंतर्गत संसद सदस्यों को संदेय वेतन में से 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होने वाली वित्तीय वर्ष में 30% की कटौती की जाएगी। इस धनराशि का जो उपयोग है, जो कटौती की जा रही थी वो कोरोना काल में की जा रही थी गैस, और इस धनराशि का उपयोग क्या है, कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए किया गया। तो गैस बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी, बहुत सारे ऐसे निगम थे जहाँ पे क्या हो रहा था कि कटौती की गई है वेतन में। चलिए, तो उसमें से एक ये भी है। ठीक है, अब लिखा है कौशल विकास, तो लिखा है कौशल विकास की तत्कालिकता व सभी संबंधित पक्षों की जो आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए 2014 में एक अलग मंत्रालय का गठन किया गया और इस मंत्रालय का नाम क्या है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। मंत्रालय का उद्देश्य की बात करें तो बड़े पैमाने पर क्या है, द्रुत गति और ऊंचे मानकों से युक्त ऐसे कौशल का विकास करना है जिससे उसके अपने कौशल भारत के संकल्प की पूर्ति हो सके। फिर लिखा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और परिणाम मूलक प्रमुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। और इस कौशल प्रमाणन और प्रतिफल योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में युवाओं को कौशल यानी कि स्किल आधारित
प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित करना है ताकि वे रोजगार हासिल करने में सक्षम हो सके और अपनी रोजी रोटी कमा सकें। फिर लिखा है कौशल प्रमाण के लिए प्रधानमंत्री कौशल प्रमाणन योजना जो है 2015 में शुरू की गई। फिर लिखा है प्रधानमंत्री युवा योजना। तो इस योजना का उद्देश्य उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण समर्थन, उद्यमिता सहायता, नेटवर्क तक आसान पहुंच और सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देने जैसे उपायों से युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है। प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान की शुरुआत 2016 में हुई है। तो गाइस यहाँ पे अब लिखा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का प्रमुख उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योगों हेतु प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे बेहतर आजीविका प्राप्त करने में उनको मदद की जा सके। अब फिर लिखा है 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया। मतलब गाइस कब किया गया, देखिए 2015 में 15 जुलाई को। कौन सा था आपका, PMKVY 1.0। और यहाँ लिखा है PMKVY 1.0 के तहत कुल 19.85 लाख अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। फिर लिखा है PMKVY 1.0 यानी कि जो 2015-16 का समय था के सफल कार्यान्वयन के बाद वर्ष 2016 में क्या आता है, इसका सेकंड राउंड आता है, मतलब इसका सेकंड पार्ट, मतलब लिखा है PMKVY 2.0 आता है, ठीक है, जो 2016 से 20 तक का टाइम पीरियड है जिसका। तो इसमें लिखा है जो 2.0 है उसके तहत क्या है, वर्ष 2020 तक क्या है, कुल 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य है। फिर 2021 तक स्थिति के अनुसार 2021 तक की स्थिति अगर हम देखें तो PMKVY 2.0 के अंतर्गत देश भर में 1.07 करोड़ अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। फिर लिखा है कि यहाँ पे 15 जनवरी 2021 को भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किया गया है। वो है 2020 से 21 तक का गाइस। और इस योजना को 300 से अधिक क्या लिखा है पाठ्यक्रमों के साथ देश भर के लगभग 600 केंद्रों पर शुरू किया गया है। PMKVY 3.0 को 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 717 जिलों में लॉन्च किया गया है। PMKVY 2.0 के तहत राज्य घटक के माध्यम से राज्य सरकार की अधिक भूमिका सुनिश्चित की गई है। वहीं जो आपका 3.0 के तहत जिला कौशल समितियों के माध्यम से जिला प्राधिकरण की जो अधिक भागीदारी की परिकल्पना की गई। तो राज्य कौशल विकास मिशनों यानी कि SSDMS के निर्देशों में जिला कौशल समिति और कौशल अंतराल की समस्या का समाधान करने और जिला स्तर पर कौशल प्रशिक्षण की मांग का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। युवाओं के लिए एक ऐसे पारितंत्र का विकास करना जिसमें वे उपलब्ध कौशल मार्गों का चुनाव कर सकें, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन में सहायता प्रदान करें। और फिर लिखा है निजी क्षेत्र की अवधि भागीदारी के लिए स्थायी कौशल प्रशिक्षण केंद्रों को प्रोत्साहित करना। और फिर वर्ष 2020-21 के दौरान 948.90 करोड़ रुपए के परिव्यय के लगभग 8 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत मांग जनित प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत 8 लाख युवाओं को निम्नलिखित प्रकार से प्रशिक्षण प्रदान करने की क्या है व्यवस्था है। तो गाइस यहाँ लिखा है प्रशिक्षण के प्रकार हो गया और उम्मीदवार की संख्या हो गई, ठीक है। तो यहाँ लिखा है अल्पकालिक प्रशिक्षण और कितने लोग 2.20 लाख। फिर है पूर्व प्रशिक्षण को मान्यता 5.80 लाख। फिर लिखा है कुल फर्स्ट और सेकंड का देखें तो 8 लाख। तो इस योजना के निम्न 2 घटक होंगे, एक केंद्रीय घटक एक राज्य घटक। तो केंद्रीय घटक में क्या है, इसका जो कार्यान्वयन है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया जाएगा। और राज्य घटक में क्या है, इसका कार्यान्वयन जो है राज्य कौशल विकास मिशन और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के संबंधित विभागों के द्वारा किया जाएगा। और इस योजना के संपूर्ण लक्ष्य को केंद्र और राज्य घटकों के मध्य जो है अब इसमें जो भागीदारी होगी वो कितनी होगी, 75 और 25 का रेशियो रहेगा गाइस। 75 केंद्र का रहेगा और 25 जो आपका राज्य सरकार का रहेगा। फिर इसमें लिखा है जो आपका PMKVY 3.0 की संरचना इस प्रकार की गई है कि ये वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार होगी। और यह जिला स्तर पर कौशल आधारित जो पारिस्थितिकी है को पुष्पित और पल्लवित करेगा। और ये कार्यक्रम भविष्य की नई औद्योगिक क्रांति यानी कि 4.0
कि क्या है आहट के बीच क्रांतिक भूमिका अदा करेगा। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है वो हो गया ख़त्म। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइएगा गाइस, कोई सजेशन हो तो दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो गाइस वीडियो को शेयर भी करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान। चलिए दोस्तों, फिर इस वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।